हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो कोर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज़ पार्ट 1 जो कि है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग जो सीबीएसई के द्वारा जो भी सिलेबस दिए गए उसके सिलेबस के हिसाब से हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और आपको हर चैप्टर का एक माइंड मैप मिलेगा जिसमें कि सीबीएसई के हिसाब से जो भी टॉपिक्स इंक्लूडेड है वो दिया गया है, जैसे कि ये सारे हैं। तो ये जो माइंड मैप है वो फर्स्ट चैप्टर का है जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं, वो भी सिंपल टर्म्स में। तो शुरू करते हैं। कोई भी चैप्टर्स होता है तो उसका फर्स्ट जो टॉपिक होता है वो हमेशा मीनिंग या फिर उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो जानने का होता है। तो मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसे हम लोग, जो हमारा गोल है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसको हम अचीव करते हैं इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। ये दोनों वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन में। और इस मीनिंग में कुछ एलिमेंट्स है, मैनेजमेंट के कुछ एलिमेंट्स है जो है प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी। प्रोसेस क्यों प्रोसेस? क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, इसी के लिए इसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। जो दूसरा है वो है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब वो होता है कि मुझे जो टास्क मिला है उसको मुझे टाइमली कंप्लीट करने का है। यहाँ पे जो वर्कर्स है वो ये नहीं देखते हैं कि उसमें कितना कॉस्ट मेरा जा रहा है या फिर कुछ एक्स्ट्रा लॉसेस अगर हो रहा है, तो वो सारी चीज़ कुछ भी ध्यान में नहीं रहता। इनका बस एम ये रहता है कि जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड इनको मिला है उस पर इनको उतना यूनिट्स या फिर उतना अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने का है। तीसरा है इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो वर्कर्स है या फिर जो एम्प्लॉयज है वो ये ध्यान में हमेशा रखते हैं कि जो कॉस्ट है वो कम होना चाहिए, जितना भी हमारा रिसोर्सेस है उसका सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए। यहाँ पे सही काम करने पे ध्यान देते हैं और कॉस्ट को कम करने पे ध्यान देते हैं। और इफेक्टिवनेस पे हम लोग ये ज़्यादा ध्यान देते हैं कि टाइम पे वो खत्म हो जाए। देखिए इसके जो वर्ड है उसी में मेंशन है, इफेक्टिवनेस टी और इफिशियंसी सी। ये दोनों को याद रखिएगा, टी फॉर टाइम, सी फॉर कॉस्ट कट। तो ये था मीनिंग या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब जो दूसरा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। हम लोग आपको इस कोर्स में पीपीटी, माइंड मैप और जो वीडियो कोर्स है वो देने वाला है, जिससे आपको ईजी हो जाएगा पढ़ने में। तो डिफरेंस बिटवीन इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। फर्स्ट डिफरेंस क्या है वो है डेफिनेशन। इफिशियंसी का क्या होता है कि मुझे टास्क को करेक्टली कंप्लीट करने का है कम कॉस्ट पे, और हम ये ध्यान देने का है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा हो। और इफेक्टिवनेस ये ध्यान देता है कि बस हमें जो मतलब जो हमारा गोल है उसको सही टाइम पे खत्म करने का है, अचीव करने का है। इसका एम क्या होता है? एम जो होता है वो, इफिशियंसी का एम ये होता है कि सही तरीके से टास्क को करने का है, और इफेक्टिवनेस का ये मतलब होता है सही टास्क करने का है। इसका क्रूशियल एलिमेंट क्या होता है? इफिशियंसी का होता है कॉस्ट और रेवेन्यू। हम लोग इफिशियंसी में बस ये ध्यान देते हैं कि उसका कॉस्ट लो होना चाहिए और जो रेवेन्यू है वो ज्यादा होना चाहिए। और इफेक्टिवनेस में हम लोग हमेशा टाइम पीरियड पे ध्यान देते हैं कि इतने टाइम पीरियड में मुझे वो काम अचीव करने का है। फोकस इसमें क्या है कि वही फिर से कि सही मतलब टास्क को सही तरीके से करने का है, कॉस्ट को कम करने का है। और यहाँ पे इफेक्टिवनेस में हम लोग ये करते हैं कि सही टाइम पे हमें काम को कंप्लीट करने का है। टाइम पर्सपेक्टिव। इफिशियंसी जो होता है वो हम लोग बस शॉर्ट रन के लिए ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि इफिशियंसी मतलब ये हो जाता है कि हम लोग कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं बट हमारा जो प्रोडक्टिविटी है उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर हमारा ये एम है कि मंथली हमको 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने का है, पर तो इफिशियंसी में ये हो जाता है कि हम लोग ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि 10,000 यूनिट मुझे करने का ही है। हम ये ध्यान दे रहे हैं कि जो 10,000 यूनिट बनाने का है वो बने या नहीं बने, मेरा जो कॉस्ट है वो कम होना चाहिए। तो इससे हमारे लॉन्ग रन में प्रॉफिट नहीं होने वाला। इसी के लिए अगर हम ये शॉर्ट टाइम के लिए कर रहे हैं तो सही है, बट लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। इफेक्टिवनेस को हम लॉन्ग रन के लिए ये कर सकते हैं, देख सकते हैं। मेजर्ड ऑन इफिशियंसी को हम लोग ऑपरेशन में मेजर करते हैं और इफेक्टिवनेस को हम लोग स्ट्रैटेजीज के हिसाब से मेजर करते हैं। आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया हो। जो दूसरा है वो है फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हमें ये देखने का है कि मैनेजमेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसमें क्या क्या फीचर्स है। ठीक है, ये जो मैनेजमेंट का डेफिनेशन होता है उसी में आपको मोस्ट ऑफ द जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर फीचर्स है वो पता चल जाएगा। तो लेट्स गो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला जो है वो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट हमेशा ये ध्यान देता है कि उसका जो गोल है वो अचीव होना चाहिए, है ना। फिर दूसरा जो है पर्वसिव या फिर
यूनिवर्सल। ये आपको हर जगह इस बिजनेस स्टडीज का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हर जगह आपको ये पर्वसिव या यूनिवर्सल देखने को मिलेगा। सो इसको हमेशा याद रख लो। तो पर्वसिव या यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ एक जगह नहीं यूज करता है। जहाँ भी मैनेजमेंट यूज होने वाला है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर स्कूल हो, कॉलेजेस हो, ऑफिस हो, सब जगह ये यूज होने वाला है। मैनेजमेंट सब जगह लोग करते हैं। मल्टी डायमेंशनल क्या है कि ये एक एक्टिविटी नहीं है, इसमें दो मतलब तीन एक्टिविटीज इंक्लूडेड है। तो वो एक्टिविटीज क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट मतलब इसमें क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना काम को, अपना जो गोल है उसको मैनेज करता है। ठीक है, मैनेजमेंट का ये वर्क रहता है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको वो अचीव कर, तो दैट कम्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ वर्क। फिर दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा ये ध्यान देता है कि उसके जो मतलब ह्यूमन रिसोर्स है उस पर वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उसका जो गोल है उस पर ध्यान देते हैं, ताकि उसके गोल के थ्रू वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। फिर तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में क्या आ जाता है कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स होता है वो सारे इसमें आ जाते हैं। उस पर भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। फिर आ जाता है जो चौथा फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट ऑब्वियसली एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि आप एक बार करके छोड़ नहीं सकते हैं ना। मैनेजमेंट जो है वो लगातार होते रहता है, इसी के लिए हम लोग इसको एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं। फिर मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ऑब्वियसली आप एक अकेले मैनेज नहीं कर सकते कुछ भी, हमेशा इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, इसी के लिए इसको हम ग्रुप एक्टिविटी बोलते हैं। फिर है डायनामिक फंक्शन। ऑब्वियसली मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन, डायनामिक का मतलब होता है चेंज, कीप ऑन चेंजिंग, या फिर जो एनवायरनमेंट में या फिर डे टू डे लाइफ में हो रहा है उस हिसाब से अडेप्ट करना, चीज़ों का अडेप्ट करना। तो हम मैनेजमेंट में यही करते हैं ना कि हम सिचुएशन देख के अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैनेज करते हैं, तो इसी के लिए ये डायनामिक फंक्शन है। फिर जो लास्ट है वो है इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट को हम लोग देख नहीं सकते हैं, बस हम फील कर सकते हैं। अगर अच्छे तरीके से मैनेजमेंट हो रहा है तो हमें हाँ चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज दिखेंगे, और अगर चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज नहीं है तो फिर हमें वो ब्लंडर दिखेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दैट्स वाई इट्स अ इंटेंजिबल फोर्स। तो ये था फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर जो दूसरा टॉपिक है इसमें वो है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में इसका 3 ऑब्जेक्टिव है। पहला है ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है सोशल और तीसरा है पर्सनल। इसको ये ऐसा कुछ नहीं है कि एक प्रोसेस है या स्टेप है इसको आप याद करना, आप इधर उधर से भी याद करते हैं सर, आप रैंडम भी याद कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, सोशल और पर्सनल। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या है कि ऑब्वियसली आप एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव देखेगा ना, किसको प्रॉफिट कमाने का है, ग्रोथ करने का है, वो सारा चीज। फिर दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव कि सोसाइटी के बारे में भी थोड़ा सोचेंगे, इन्वायरमेंट वगैरह सबके बारे में सोच लेंगे, बहुत पैसा आ रहा है तो वो। फिर जो तीसरा है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव कि अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में भी ध्यान देने का है ना, कि अगर अभी एम्प्लॉयज़ के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर एम्प्लॉयज़ तो उनके लिए काम नहीं करेंगे ना, तो फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंडर में आते हैं सर्वाइवल मतलब सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल होता है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो है सर्वाइवल, कि हाँ भाई मार्केट में सर्वाइव करने का है, जिंदा रहने का है, तभी आगे कुछ कर सकते हैं ना। तो अगर उनका फर्स्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है तो दूसरा होता है प्रॉफिट कमाना, कि अब ठीक है हम सर्वाइवल स्टेज से गुजर गए हैं तो अब अभी हमें थोड़ा पैसा कमाने का है। अब फिर पैसा जब हम कमा लेते हैं तो फिर बिजनेस में ऐसा नहीं होता है कि आप पैसा कमा रहे हो और घर लेके चले जाते हैं, और बिजनेस में हमेशा ये होता है कि आप पैसा कमा रहे होते हो और फिर वापस आप बिजनेस में लगाते हो ताकि उसका ग्रोथ हो सके, जो कि उसका थर्ड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर जो दूसरा है वो है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में आप क्या क्या ध्यान देते हैं, जैसे कि हो गया आप इन्वायरमेंट के बारे में सोच रहे हो, सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो, तो इसमें आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे ध्यान देंगे कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्वालिटी हो, रीजनेबल प्राइस की, उसका जो प्राइस हो मतलब इतना हो कि लोग अच्छे से खरीद सके उनको, है ना, उतना। फिर तीसरा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की अपने ऑर्गेनाइजेशन अच्छा खासा चल रहा है तो अब एम्प्लॉयमेंट का भी अपॉर्चुनिटी वो निकालते हैं कि लोगों को हायर करे और जो भी बेरोजगारी है उनके लिए थोड़ा कुछ कर दे, इकोनॉमिक ग्रोथ। और फिर ये है ना कि अब ऑर्गेनाइजेशन अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है तो फिर वो इकोनॉमिक की ग्रोथ की तरफ भी कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर जो लास्ट है वो है एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर मतलब एजुकेशन की तरफ भी, हेल्थ की तरफ भी ये सारी चीज देखते हैं। तो आपको इसमें इतना सारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको पॉइंट जो समझ में आ गया तो बस पॉइंट्स को आप लिख दीजिएगा कि हाँ मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि सोसाइटी की तरफ हम लोग मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ध्यान दे रहा है, और फिर अगर ये पॉइंट्स मतलब वो कर रहे हैं उसको अचीव करने के लिए। फिर जो तीसरा है वो पर्सनल, ह्यूमन या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उसमें क्या क्या आता है कि ऑर्गेनाइजेशन ये ध्यान देता है कि उनको जितना एक एम्प्लॉय का सैलरी होना चाहिए उस अमाउंट में वो उनको सैलरी दे रहे हैं। गुड वर्किंग कंडीशन, जो उनका इन्वायरमेंट है, उनका
वर्किंग कंडीशन वो सही है। ऐसा नहीं है कि भारी मतलब एकदम कुछ चीज़ का फैसिलिटी नहीं है और काम करवा रहे हैं वैसा। फिर पीयर रिकॉग्निशन मतलब एक दूसरे के तरफ, अब ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होंगे वहाँ, तो वहाँ पे एक दूसरे के तरफ में उनका मतलब कि जान पहचान हो टाइप, तो कि एक दूसरे उनको पहचान रहे हैं वैसे ही, ठीक है। फिर दूसरा है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ये कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ध्यान देता है कि जो एम्प्लॉयज़ है उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि वो अपना ग्रोथ कर सके और फिर ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा मतलब ज़्यादा अच्छे से काम कर सके, ज़्यादा ध्यान लगा के काम कर सके। और फिर जो लास्ट है वो है सोशल रिकॉग्निशन। अब हम अच्छे से काम करेंगे तो फिर ऑब्वियसली मेरे सोसाइटी में मतलब जो बाहर की दुनिया है उसमें भी हमारी नाम होगी कि अरे शर्मा जी का लड़का है 6 MNC कंपनी में काम करते हैं वैसा। सो दैट इज़ कॉल्ड सोशल रिकॉग्निशन। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव। हाँ, मैं जो पॉइंट्स है वो सारे आपको बस एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। आपको जो PPT है उसमें डिटेल में या फिर मतलब शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप वो जाके बस पता है ये जो सिलेबस मतलब जो कोर्स बन रहा है ना उसको सिर्फ आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी पढ़ के जाओगे ना तो फिर आप बहुत अच्छा मार्क्स लेके आओगे। सो हमारा यही एम है इस कोर्स को बनाने का कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ने का है और अच्छा खासा मार्क्स लेके आने का है। और अगर आप एग्ज़ाम के बहुत दिन पहले पढ़ते हैं तो फिर तब तो दूसरा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस की मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरत है। तो इम्पोर्टेंस में क्या हो जाता है, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। तो पहला जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है कि जो मेरा ग्रुप गोल है उसको अचीव करने में मदद करता है, ठीक है। वही कि इसका क्या है, गोल ओरिएंटेड है ना, ग्रुप मतलब जो ग्रुप वाला गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको हमको अचीव करने में मदद करता है मैनेजमेंट के थ्रू। दूसरा है इंक्रीजेस एफिशिएंसी की मतलब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो कॉस्ट कटिंग है वो मतलब कॉस्ट कम हो जा रहा है और जो मेरा रेवेन्यू है वो ज़्यादा हो रहा है, इस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। हमेशा इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों एक साथ जाना चाहिए। क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हम आगे पढ़े थे फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में कि इट्स अ डायनामिक फंक्शन। तो वही कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से या फिर टाइम के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से वो अपने आप को चेंज करते रहता है, हम लोग को मैनेजमेंट को चेंज करते रहना पड़ता है। तो इट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन या फिर कीप ऑन अडेप्टिंग द थिंग्स, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट के थ्रू क्या होता है कि ये हमें मदद करता है कि हमारा जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, ह्यूमन का जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि एम्प्लॉयज़ का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर पा रहे हैं। यहाँ पे वो ज़रूरी है क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ अपना ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर पा रहे हैं तो फिर तो मैं तो काम नहीं कर रहा भैया, तो फिर ऐसा होगा। इसी के लिए ऑर्गेनाइजेशन हमेशा यह ध्यान देते हैं कि एम्प्लॉयज़ के जो अपने ऑब्जेक्टिव्स है वो भी फुलफिल हो रहे हैं, बट फिर भी इसमें भी वो ये ध्यान देते हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव हो रहा है अचीव, बट ऑर्गेनाइजेशन का ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, कि अब इतना पैसा कमा रहे हैं तो फिर सोसाइटी पे भी तो ध्यान देंगे ना, तो सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हम मतलब ऑर्गेनाइजेशन कुछ सहायता कर। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रहे होंगे। फिर दूसरा जो है वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इसमें आपका आता है चार सब टॉपिक। मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। पहले ऐसा था कि पहले बस 3 ही थे, साइंस एंड आर्ट, प्रोफेशन नहीं थे। प्रोफेशन अभी कुछ सालों से इंक्लूड हुए हैं। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस में क्या है कि इसको हम लोग थोड़े अच्छे से समझते हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस समझने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि साइंस को समझना, कि साइंस क्या होता है। भाई साइंस होता क्या है? साइंस वो है जो हम लोग ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को निकालते हैं या फिर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ओके दिस इज द थिंग, ठीक है। जैसे न्यूटन, हाँ, वो जो एप्पल गिर गया था ग्रेविटी, तो वो ऑब्जर्वेशन और उसका एक्सपेरिमेंट से पता चला कि अच्छा ठीक है इसको ग्रेविटी बोलते हैं, तो वो साइंस हो गया। तो इसका फीचर्स कैसे पता चलेगा कि मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं है। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, science is a systematic body of knowledge. Its principle is based on a cause and effect relationship. तो साइंस जो होता है वो एक सिस्टमैटिक बॉडी, एक सिस्टम पे चलती है
और प्रिंसिपल बेस्ड ऑन, मतलब इसका जो प्रिंसिपल्स होता है वो क्या चीज़ पे बेस होता है कि जो हो रहा है और उसका इफेक्ट क्या आ रहा है उसके बेसिस पे ये होता है। तो मैनेजमेंट में भी कहीं ना कहीं हम लोग ये चीज़ को देखते हैं, तो फिर उस बेसिस से हम लोग बोल सकते हैं कि ठीक है। फिर दूसरा जो है वो है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ऑल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। ठीक, तो इसमें क्या होता है, वही ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट ना, और न्यूटन वाले साले तो वही कि ऑब्जर्व करते हैं, फिर बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हाँ ठीक है भाई करने का है कि नहीं करने का है। फिर तीसरा है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल जो होता है ये बोल रहे हैं कि वो हर सिचुएशन पे हर टाइम पे अप्लाई करते हैं करके, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि मैनेजमेंट एक साइंस है। फिर दूसरा है मैनेजमेंट एज आर्ट। आर्ट क्या होता है, आर्ट मतलब एक कला होती है, जैसे डांस एक कला होती है वैसे ही आर्ट भी एक कला होती है। तो ये एक स्किल है, नॉलेज है, जिसको हम लोग कोई भी रिजल्ट को पाने के लिए मतलब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या क्या फीचर्स है जो हमें ये बताती है कि मैनेजमेंट जो है आर्ट। थ्योरेटिकल नॉलेज, हाँ इसमें मतलब आर्ट में बहुत सारा थ्योरी वाला नॉलेज होता है, यहाँ पे ऐसे करने का है, ये ऐसे करने का है। अगर हम पेंटिंग कर रहे होते हैं तो फिर वही ना कि पहले हम लोग लाइन बनाने सीखते, देन फिर सर्कल बनाने सीखते, कुछ कुछ होता है प्रोसेस, मुझे नहीं पता है। सो वही कि एक थ्योरी चीज़ है कि एक प्रोसेस के हिसाब से ये जाती है। फिर दूसरा जो है वो है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, है ना कि हर आर्टिस्ट का एक अपना ही तरीका होता है काम करने का, अपना पर्सनलाइज्ड तरीका होता है। अगर आप दो ड्राइंग आर्टिस्ट को रखोगे तो ऐसा नहीं है कि वो लोग दोनों एक ही जैसे काम करेंगे, दोनों का अपना अलग अलग तरीका होगा काम कर। फर्जी मूवी देखो, दोनों मज़ेदार मूवी है ना, ऐसे ही। तो वही कि हर आर्टिस्ट लोग का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है जिससे वो लोग काम करते हैं, तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। फिर तीसरा है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। फिर इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी का ज़रूरत होता है, तो उसको हम लोग मैनेजमेंट एज अ आर्ट बोलते हैं। मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट। तो हम लोग मतलब इसमें कंक्लूजन ये बता रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है वो ना कि प्रॉपर पूरा साइंस है और ना ही पूरा आर्ट है, ये मिक्स है, साइंस भी है आर्ट भी है। वही बोलना चाह रहे हैं इसमें यार, फालतू का ये लोग बुकिश लैंग्वेज में ना इतना बड़ा बड़ा पढ़ा देता है। आप मैं सही बता रही हूँ आपको, इस एग्जाम में आपको जो समझ में आ रहा है ना वो लिख, ना कि जो बुक में लिखा हुआ वो। इट्स योर मेंटल अंडरस्टैंडिंग, ना कि जो बुक में लिखा हुआ है बुकिश लैंग्वेज में लिखने का वैसा कुछ नहीं है। जो समझ में आ रहा है वो लिखो। हाँ बस ये ध्यान देना कि जो टॉपिक्स है उसको एकदम वैसे ही लिखे, ठीक है। फिर जो फोर्थ है वो है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन का क्या मतलब होता है, जो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नॉलेज, किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड नॉलेज है उसके पास, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर चुका है, ठीक है, तो उसको हम लोग प्रोफेशन बोलते हैं। जैसे कि डॉक्टर हो गया, डॉक्टर क्या करता है, बहुत बड़ा मतलब आई गेस 6-7 साल पढ़ाई करता है ना, MBBS। उसके बाद जाके फिर ये लोग ट्रेनिंग करते हैं ना, बहुत कितने सालों तक ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद जाके ये लोग डॉक्टर बनते हैं। तो वैसे इंजीनियरिंग वगैरह सबके भी होता है ना, तो फिर वही कि इसको हम लोग प्रोफेशन बोलते। तो क्या एक मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन है, तो ये इस पॉइंट से हमें पता चलेगा कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है कि नहीं है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर बेस्ड ऑन अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के थ्रू हमको जितना भी नॉलेज है वो उसकी प्राप्ति हो सकती है। फिर दूसरी जो है वो है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अ प्रोफेशन हैज़ अ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट फॉर मैनेजर टू पास एन एग्जाम और हैव अ डिग्री इन मैनेजमेंट। ये क्या बोल रहा है कि प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्शन होता है। अब ऐसा नहीं है कि हर कोई डॉक्टर बन सकता है, हर कोई इंजीनियर बन सकता है, उसका एक रिस्ट्रिक्शन है ना कि ये एग्जाम क्लियर करने के उसके बाद जाके हम आगे का पढ़ाई कर सकते हैं। बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता, मैनेजमेंट हर कोई कर सकता है ना, तो वही। फिर तीसरा है वो प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, कि जो प्रोफेशंस होते हैं उसके लिए बहुत सारे ऐसे एसोसिएशंस होते हैं। जैसे अगर आप मतलब डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप MBBS करते हो, तो वो एक एसोसिएशन है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है, जहाँ से आप करते हो, आप वहाँ से डिग्री लेते हो, तो वो। बट मैनेजर में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो तो फिर आप एक मैनेजर हो। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। एवरी प्रोफेशन इज गवर्न बाय एन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट दैट ऑल प्रोफेशन मस्ट adhere to. There are no such rules and regulation in management to guide managers. तो फिर इस
इसमें ये है कि जो दूसरे प्रोफेशंस होते हैं उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जो उनको फॉलो करना होता है, पर मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, उनको कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सर्विस मोटिव, टू सर्व देयर क्लाइंट्स इंटरेस्ट बाय रेंडरिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विस। हर प्रोफेशन का क्या एक मोटिव होता है कि वो जो अपना क्लाइंट है या फिर मतलब क्लाइंट ही हो गया, क्लाइंट है उसका जो नीड है उसको फुलफिल करे ना, वैसे ही इवन प्रोफेशंस का मतलब और उससे जो सर्विस वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उससे वो लोगों को कुछ प्रॉफिट हो रहा है, पैसा मिल रहा है, पैसा सो वैसे ही इवन मैनेजमेंट का भी होता है कि उनको अपने क्लाइंट्स के जो है इंटरेस्ट है या फिर उनके रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने का है और पैसा ही पैसा होगा। तो इससे ये पता चलता है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। ये अभी फिलहाल तो नहीं आया है बट कुछ सालों में आने वाला है। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये लोग अगर अभी ऐसा प्रोफेशन कहलाया नहीं जाता है तो फिर क्यों फालतू का सिलेबस में इंक्लूड किए हैं यार। फालतू आप लोग का वो भेजा खराब करने का कोशिश करते हैं ये लोग और कुछ नहीं है। ये कंप्लीट हो गया हमारा नेचर और मैनेजमेंट। अब जो दूसरा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में 3 लेवल आते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर। टॉप लेवल मैनेजमेंट बोले तो एकदम जो बड़े बड़े ऊपर वाले लेवल वाले सब होते हैं ना, वो CEO, CFO वो सारे होते हैं। मिडिल लेवल में जो लोग डिपार्टमेंट के जो हेड्स वगैरह है वो लोग हो जाते हैं। फिर लोअर लेवल में जो फॉरमैन हो गया, ऑफिसर्स हो गया, वो सारे एम्प्लॉयज होते हैं। तो इसको अगर हम थोड़े से डिटेल में जानना चाहें तो फिर ये होते हैं, जैसे कि टॉप लेवल टॉप मैनेजमेंट में आपका आता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, ये सारे जो एकदम टॉप वाले सब होते हैं ना वो सारे। मिडिल मैनेजमेंट में मार्केटिंग मैनेजर, परचेस हेड, सेल्स मैनेजर, ये सारे लोग। और फिर लोअर वाले जो है उसमें आते हैं सुपरवाइजर, फोरमैन, जूनियर मैनेजर, क्लर्क वगैरह सब ये सारे लोग आते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये लोग क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। ये लोग क्या करते हैं, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उनके जो भी एक्टिविटीज़ है उसको एक साथ लेके आते हैं। फिर दूसरा है रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या करते हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है ना कि भाई मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है डूबना नहीं चाहिए, भाई सर्वाइव करना चाहिए चाहे जो हो जाए। फिर तीसरा है फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड स्ट्रैटेजीज फॉर देयर अचीवमेंट, है ना, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसका ऑब्जेक्टिव है, उसको कैसे अचीव करने का उसके बारे में ये लोग सारे डिस्कशन वगैरह करते हैं। फिर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट्स ऑन द सोसाइटी। ये लोग बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और उससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है इस पर भी ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं बेचारे लोग। फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये लोग मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले बेचारे लोग, ये लोग कनेक्ट करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो भी लोग फालतू बकवास करते हैं उसको लोअर लेवल वाले मैनेजमेंट के तरफ मतलब वो करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं। इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट, वही कि ऊपर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले सब जो है वो लोग क्या बोलते हैं उसको ये लोग लो लेवल वाले जो मैनेजमेंट वाले सब है उसको बताते हैं कि भाई ये करने का, ये करने का हुआ। फिर दूसरा है इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट्स हैव द नेसेसरी पर्सनल। फिर ये भी ध्यान देते हैं कि उनका जो डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन पे सही तरीके के पर्सनल मतलब आदमी लोग है कि नहीं, जो कार्य के लिए चाहिए होते हैं वैसा वैसा कार्य करने के लिए आदमी लोग है कि नहीं। अब जैसे मार्केटिंग के लिए चाहिए तो मार्केटिंग बंदा है कि नहीं, फिर और भी क्या क्या बोल का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होता है, तो इस हिसाब से सबके के लिए अलग अलग लोग अवेलेबल है कि नहीं, वो सारी चीज़ का ये ध्यान रखना है। असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू द एम्प्लॉयज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, ये लोगों को बताते हैं कि तुमको क्या काम करने का है अपने डिपार्टमेंट में। फिर ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताते हैं। फिर चौथा मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को कि भाई काम करो, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। फिर कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, फिर ये लोग ये भी करते हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी बहुत अच्छे मेल प्रेम से रहते हैं ये लोग। तीसरा है लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये लोग बेचारे लोग का क्या बोलूँ गरीबी हालत में रहता है एकदम। जो लो लेवल वाले एम्प्लॉय सब होते हैं वो होते हैं, इनका काम क्या रहता है कि असाइनिंग जॉब्स एंड टास्क टू वेरियस वर्कर्स। ये लोग वर्कर्स को काम देते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं ना उनको काम देते हैं कि
वो लेबर वाला काम सब जो होता है ना, उनको काम देते हैं ये लोग। फिर गाइडिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग वर्कर इन डे टू डे एक्टिविटीज़, और ये लोग फिर उनको इंस्ट्रक्ट भी करते, काम देते हैं, उसके बाद बताते भी है कि ऐसा करने का, वैसा करने का, वैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, सारे। ओवरसीइंग बोथ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, फिर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका प्रोडक्शन क्वालिटी वगैरह चेक करते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी भी सही तरीके से बन रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें लोग ध्यान में रखते हैं और देखते हैं। मेंटेन गुड रिलेशन विथ लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर अपने जो भी उनके अंडर में काम करते हैं उनके साथ में अच्छा रिलेशन बना के रखते हैं। ऑब्वियसली नहीं बना के रखेंगे तो फंस जाएंगे ना वो लोग। इंश्योर सेफ एंड सुटेबल वर्किंग कंडीशन, ये लोग भी वही करते हैं कि जो वर्किंग कंडीशन होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट खत्म हो गया। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 5 टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं। पहला है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या करते हैं बेसिकली कि हम लोग पहले ही एडवांस में सोच लेते हैं कि ऐसा करने का है, वैसा करने का है, डिसाइड कर लेते हैं कि क्या काम करने का, एडवांस में कर लेते हैं कि क्या करने का है, कौन करेगा, कैसे करेगा, सारा चीज़ जो करते हैं ताकि हमारा जो गोल है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके, उसको हम लोग प्लानिंग बोलते हैं। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में ये होता है कि अब हम लोग डिसाइड तो कर लिए कि प्लानिंग मतलब क्या क्या काम करने का है, तो ऑर्गेनाइजिंग में ये होता है कि ये लोग जो पर्टिकुलर टास्क है उसको, ड्यूटीज़ है उसको अलग अलग लोगों को डिवाइड करते हैं, कि काम देते हैं लोगों को कि तुमको ये करने का है, तुमको वो करने का है, उसको हम लोग ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। तीसरा है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कि लोगों को हायर करना, कि मतलब हमारे पास सही तरीके के लोग है कि नहीं है काम करने के लिए, वो लोगों को हायर करना और उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देने का है कि उसके पोजीशन के लिए उनको फिट बनाने का है वैसे। फिर चौथा है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग ये ध्यान देता है कि अब जब हम लोगों को हायर कर लेते हैं, हमको जो जो लोग चाहिए होते हैं, उसके बाद हमारा ये काम होता है कि अब जो हमारे पास लोग हैं वो लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, इफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं, उसको ध्यान में मतलब जो लोग देते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग डायरेक्टिंग बोलते हैं। फिर जो लास्ट प्रोसेस होता है वो कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि अब हम ध्यान तो दे रहे हैं कि हमारा जो आदमी लोग हैं वो लोग काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, फिर उसको हम लोग रेगुलर बेसिस में उसको चेक करते रहना होता है और फिर ये देखना है कि हमारा जो प्लान गोल था और हमारा जो अचीव्ड गोल है वो उसका डिफरेंस क्या है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, जो हम लोग प्लान किए थे वो अचीव हुआ कि नहीं, वो सारी चीज़ को जो करते हैं उसको कंट्रोलिंग बोलते हैं। फिर जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का वो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में भी आपका आ जाता है बहुत सारे चीज़। तो पहला है कोऑर्डिनेशन का मीनिंग। अ मैनेजर नीड्स टू परफॉर्म 5 मैनेजर फंक्शन दैट आर ऑल इंटरडिपेंडेंट एंड overlapping. All these functions are not separate from each other. Thus, when a manager links together all this function, it is known as coordination. देखा बुक्स लैंग्वेज कितना बोरिंग होता है। यहीं पे अगर मैं इसको आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो फिर ये बोलना चाह रहे हैं कि जो 5 फंक्शंस होते हैं उसको अगर हम लोग एक साथ मिला के काम करें तो उसी को हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। फिर एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस का मतलब होता है बेसिक या फिर कि उसका इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन ऑल मैनेजमेंट फंक्शन। सारे मैनेजमेंट फंक्शन में इसका जरूरत पड़ा। आलू है आलू, सारे सब्जी में डाल तो बन जाएगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। ठीक है, फिर ये क्या होता है कि हर मैनेजर का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो मतलब हर मैनेजर को जरूरत होता है ताकि वो अपना जो कार्य है उसको, अपना जो काम है उसको सही तरीके से कर सके। टॉप लेवल वाले अपने काम कर रहे, मिडिल वाले अपने अपने जो उनके ड्यूटीज़ या रेस्पॉन्सिबिलिटी अलॉटेड है वो सारे अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा पा रहे हैं। इसी के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर है फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में पहला आता है इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। क्या करता है, ये जो ग्रुप का एफर्ट है उसको एक साथ लेके आ, कंबाइंस ऑल द ग्रुप ऑफ, मतलब सारे लोगों के काम को एक साथ लेके आता है। फिर दूसरा है इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। मतलब ये है कि अब इतने सारे लोग काम कर रहे हैं तो उसका एक मेन एम मतलब यूनिटी होना चाहिए ना, कि एक डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं लोग। अब ऐसा नहीं है कि भारी मार्केटिंग वाले कुछ और कर रहे हैं, सेल्स वाले कुछ और कर रहे हैं, वैसा नहीं है। सारे एक मतलब एकजुट होकर एक गोल की तरफ काम करते हैं। फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस। सारे जितने भी अभी चैप्टर्स आप कवर करेंगे ना आगे, सब में ये चीज़ रहेगा ही रहेगा कि कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि हमेशा मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार करने के बाद छूट जाएगा, वो रेगुलरली होते रहेगा। दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस प्रोसेस। फिर पर्वसिव फंक्शन।
फंक्शन, यूनिवर्सल फंक्शन की एक जगह ज़रूरत नहीं होता, सब जगह ज़रूरत पड़ता है, चाहे वो प्रोडक्शन हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, कहीं भी हो गया, सब जगह ज़रूरत पड़ता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, सारे जो हम पढ़े थे ना एसेंस ऑफ मैनेजमेंट की, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, सारे मैनेजर का अपना अपना फंक्शंस और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा पा रहे हैं बेचारे लोग, यही। अ डेलिब्रेट फंक्शन मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो धीरे धीरे आराम से किया जाता है, सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब काम करने का मतलब एकदम ज़बरदस्ती कर लेने का, वैसा नहीं है। इसको एकदम सब चीज़ को ध्यान में रख के काम को करते हैं, उसको हम लोग डेलिब्रेट फंक्शन बोलते हैं। फिर जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन का क्या मेन गोल होता है, वो है ग्रोथ इन साइज। ऑब्वियसली हम इतना ज़्यादा सब को लोगों को मिला रहे हैं, तो फिर वही ना कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ है वो ग्रो कर सके, एकदम गोकुल धाम बनाने का जस्ट जोकिंग। तो दूसरा है फंक्शन डिफरेंशिएशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग फंक्शंस होते हैं, बट फिर वही है कि भले ही अलग अलग डिविजन्स हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो, अलग अलग फंक्शंस हो, पर सबको को एकजुट होकर एक तरफ काम करने का, वो है प्रॉफिट कमाने का, ढेर सारा प्रॉफिट कमाने का। फिर तीसरा है स्पेशलाइजेशन। फिर कोऑर्डिनेशन का ये भी ना कि हमें पता चलता है कि हमारे पास जो हमें स्किल्स रिक्वायर्ड है वैसे लोग है कि नहीं, तो फिर अगर नहीं है तो फिर उनको हायर करने का है और स्पेशलिस्ट रखने का है, ताकि हमें हमारा जो मेन गोल है पैसा कमाने का वो हम अचीव कर सकते हो। यही है। और इसके साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और फिर हम अभी के लिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। सी यू टिल द अनदर वीडियो, बाय बाय। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग निमोनिक्स यूज़ करके कैसे चैप्टर्स को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे कि ये फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसका हमारे पास 7 पॉइंट्स है जो हमें याद करने का है। अब अगर हम ऐसे ही याद करेंगे तो फिर वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमें क्लटर करेगा, तो इसको हम लोग निमोनिक्स यूज़ करके याद कर सकते हैं। निमोनिक्स वो होता है जिससे, जैसे कि एक सेंटेंस है जिसको आप अच्छे से रिलेट कर पाते हो, तो उसके जो फर्स्ट लेटर या फिर लेटर्स इनसाइड इट वो हेल्प करता है आपको पॉइंट्स याद रखने के लिए। जैसे फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स का निमोनिक्स देखते हैं कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं। हम यूज़ किए हैं गो गेट इम्पॉर्टेंट डेटा फ्रॉम QT। यस, इससे मतलब आप बहुत जल्दी तरीके से इसको याद कर सकते हैं ना, गो गेट इम्पॉर्टेंट डेटा फ्रॉम QT, ईजी है। यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर्स है, जैसे कि जो कैपिटल में है उससे का मेन से वो आप याद करोगे। जैसे कि गो का G गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, गेट का G इस ग्रुप एक्टिविटी, इम्पॉर्टेंट। IMP जो है वो कैप्स में है, सो I से इंटेंजिबल फोर्स, M से मल्टी डायमेंशनल, से पर्वसिव। डेटा का D दैट इज डायनामिक फंक्शन। यहाँ पे ये देखिएगा फ्रॉम जो है वो स्मॉल में है, सो डोंट टेक F अगेन। ठीक है, C इज कंटिन्यूस प्रोसेस। तो आप अगर ये याद कर लीजिएगा तो आराम से आपको याद करने के लिए ईजी हो जाएगा। गो गेट इंपॉर्टेंट डेटा फ्रॉम QT, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, इंटेंजिबल फोर्स, मल्टी डायमेंशनल, पर्वसिव, डायनामिक फंक्शन, कंटिन्यूस प्रोसेस। फिर हम देखते हैं एंड साइंस का जो पॉइंट्स है उसको हम कैसे याद करेंगे। पार्टी उत्सव से सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, P फॉर प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, और U फॉर यूनिवर्सल वैलिडिटी। मैनेजमेंट ऑफ आर्ट का क्या है निमोनिक्स देखते हैं। संडे पिकनिक, बिंदास। सो S फॉर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। B फॉर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। एंड प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन का W का वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रीड का R इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्ले का P इज प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, एंजॉय का E इज एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स, एंड स्लीप S इज फॉर सर्विस मोटिव। ओके, सो इसी तरीके से आपको पूरे चैप्टर का निमोनिक्स दिया हुआ है। आप उन निमोनिक्स का यूज़ करके आप टॉपिक्स को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PPT, इस चैप्टर का PPT, माइंड मैप और निमोनिक्स मिल जाएंगे। अगर आपको बिजनेस स्टडीज़ पार्ट 1 का कोर्स चाहिए तो उसके लिए भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, तो आप जाके परचेज़ कर सकते हैं एंड बिजनेस स्टडीज़ को बहुत इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं।
that too at just rupees 299.